गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूनिट 10 और यूनिट 10 में हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कार्नवालिस को माना गया है ना, कार्नवालिस को। कहीं के लॉर्ड डलहौजी भी नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो सिविल सेवा का जनक, देखो थोड़ा सा अंतर, सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस और प्रशासनिक सेवा की बात आती है तो लॉर्ड डलहौजी। तो क्या हुआ था 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था, सिविल सेवा आयोग जिसे कहते हैं। या लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर भी बोल सकते हैं 1854 में एक सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया था। और उसी के आधार पर भारत में सिविल सेवाओं की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1855। भारत में सिविल सेवाओं की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1855 में। अब यूपीएससी का आयोग का गठन कब हुआ, क्या हुआ, हमें बातें पढ़ेंगे। पहले कुछ जीएस से संबंधित क्वेश्चन, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक, अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहते हैं? अखिल भारतीय सेवा का जनक, अखिल भारतीय सेवा का जनक। हाँ बताइए, ऑनलाइन वाले बताएंगे ना? जयंत कुमार जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? सरिता बताएगी, इससे सरल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता मैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? लोक सेवा आयोग कर सकता है। गुस्सा तो नहीं आया आपको? नहीं, पर ये ऐसे लोग गलत जवाब देते तो आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा आना चाहिए, उनको भूलना चाहिए भाई पढ़ना हो तो ढंग से पढ़ो, नहीं तो छुट्टी करोगे ना। ऐसा भूलना चाहिए ना अपने वहां बैठे बैठे। भाई हम 15 दिन से यही पढ़ रहे हैं ना। राज्यसभा आर्टिकल 312 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकते हैं। कितनी बार पढ़ा है, फिर भी गलत जवाब देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। आर्टिकल 312 क्लियर है एकदम? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकती है। विजय आप बताएंगे अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी वर्तमान में? सर एक तो ये आईएएस वगैरह वगैरह में क्या आता है? हाँ आईआरएस तो नहीं है, आईएएस आईपीएस आईएफएस है ना। 3 सेवाएं बताई मैंने जो अभी अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस आईएफएस। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा भारत में कहाँ आयोजित हुई थी? नहीं, लंदन में हुई थी, लेकिन हम तो भारत की बात कर रहे हैं ना, लंदन तो भारत में नहीं है। इलाहाबाद में हुई थी ना, दोनों माध्यम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इलाहाबाद में सर्वप्रथम आयोजित की गई थी। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्या है भारतीय लोक सेवा आयोग? भारत का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण, भारत का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण, भारत का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण। गठन का इतिहास देख रहे हैं, कैसे आया ये?
तो सबसे पहले 1854 कौन सा आयोग बताया था मैंने? मैकाले आयोग की रिपोर्ट पर, 1854 में मैकाले आयोग की रिपोर्ट पर कौन थे इस समय भारत के गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। 1854। पहली भर्ती परीक्षा कब हुई थी? ऑनलाइन वाले बता सकते हैं? कोई बता सकता है? पहली भर्ती परीक्षा 1855 में, 16 जुलाई 1855। 16 जुलाई 1855। और ये कहाँ हुई थी? लंदन। कहाँ हुई थी? लंदन। 16 जुलाई 1855 लंदन। और भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उसमें ये मांग होती थी कि जो सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में न होकर भारत में हो, और इंग्लिश में न होकर हिंदी में हो, और इसकी जो आयु है जैसे 19 से 23 वर्ष थी तो इनको बोल रहे थे घटाकर बढ़ा दी जाए, मतलब इसको बढ़ा दिया जाए। भाई 19 वर्ष में या 23 वर्ष में कोई भारतीय बच्चा जो विदेश में जाकर विदेश में पढ़कर ही परीक्षा पास कर सकता है क्या? नहीं। यदि अभी देखें कि IAS की आयु यदि 23 वर्ष कर दी जाए तो आप लोगों में से कोई भी लायक नहीं होगा क्या? अभी तो है, आपको लग रहा है अभी है करके, लेकिन कई बच्चे आपके हम उम्र ऐसे होंगे 23 साल के जिनको पता ही नहीं होगा ना ऐसा। अब हम कब की बात कर रहे हैं? 1855 की। तो उस समय तो हमें कुछ भी पता नहीं होगा कि परीक्षा क्या होती है, और हम एज ग्रुप से बाहर हो जाते। तो इसलिए बोलते थे कि अधिक समय दिया जाए थोड़ा सा, कि समझ में आ जाए, लोगों को पता चले कि ये परीक्षा है, ऐसा पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम में होती थी और परीक्षा कहाँ जाके देना होता था? लंदन में। हम तो अभी भी यहाँ से भोपाल जाने में कई माँ बाप अपने बच्चियों को अकेला भेजने से डर जाते हैं। भोपाल क्यों भेजे परीक्षा देने के लिए? अच्छा होता बैतूली सेंटर होता तो यही कहीं हो जाता, होता नहीं ऐसा। ठीक, तो ये पहली भर्ती परीक्षा 16 जुलाई 1855 लंदन में। 1922 में 1922 पहली बार भर्ती परीक्षा कहाँ हुई? भारत में कहाँ हुई? इलाहाबाद में। लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में भी एक सेंटर रखा गया, दोनों के साथ में, दोनों में। ठीक, लंदन और इलाहाबाद। अब इसे वैधानिक दर्जा, वैधानिक रूप कब दिया गया? इसे वैधानिक रूप। अभी तक तो वो डायरेक्ट होती थी। ठीक, अब इसके लिए कोई नियम कानून ये बनाकर 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसे वैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919। दूसरा नाम क्या है इसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। और इस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान था कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं के सृजन के लिए उसमें सुधार करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा 1919 में। यह अधिनियम लागू कब हुआ था? 1921 में। 1921 में जब यह अधिनियम लागू हुआ
तो 1923 में एक आयोग का गठन किया था। 1923 में आयोग का गठन, आयोग का गठन मतलब लोक सेवा आयोग का गठन नहीं, लोक सेवा आयोग के गठन के लिए सिफारिश करने वाला, सलाह देने वाला एक आयोग, और उस आयोग का नाम क्या था? ली आयोग। क्या नाम था? ली आयोग। ली आयोग 1923 में, 1923 में। और इसका काम क्या था ली आयोग का? भारत में भर्तियां कैसी हो, परीक्षाएं कैसी हो, इसके संबंध में अनुशंसा देना। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। और ली आयोग की अनुशंसा पर, ली आयोग की अनुशंसाओं पर 1 अक्टूबर 1926, ये सन तो याद रहेगा, लेकिन इसके नाम भी हमें देखना है, पहले क्या नाम था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो जब सबसे पहले 1926 में इस केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण का गठन किया गया, तब उसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसे स्टेट और ये वो कॉन्सेप्ट थे क्या? नहीं, सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य था और अपने साम्राज्य के लिए ही वो नियुक्ति कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। तो सबसे पहला नाम क्या है इसका? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। किस आयोग की अनुशंसाओं पर गठन हुआ? ली आयोग की अनुशंसाओं पर। और कब गठन हुआ? 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर 1926। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सीपीएससी जिसे बोलते थे, सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, 1 अक्टूबर 1926। अब उसमें क्या है, नाम दिए रहते हैं, नाम दिया रहेगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, और उसमें 1950 भी दिया रहेगा, सारी ये बातें दी रहेगी, तब हमें कठिन हो जाएगा। फिर संघीय लोक सेवा आयोग हम पढ़ेंगे, 1935 में क्या बन जाएगा ये? संघीय लोक सेवा आयोग। तो ये अलग अलग नाम इसके कब कब आए हैं, इस पे विशेष ध्यान देना है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अब संघ वाली बात कब आई थी? 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में ही बोला था ना भाई, एक संघीय शासन की स्थापना की जाएगी, जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनको भी संघ बनाया, संघ में शामिल किया जाएगा करके। भले ही वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन बोला तो था उसमें। ये क्वेश्चन आता है, संघीय शासन का कॉन्सेप्ट कब आया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अब उन्होंने क्या किया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग अर्थात एफपीएससी। एफपीएससी फेडरल, संघीय का मतलब क्या होता है? फेडरल, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल सर्विस कमीशन। और ये नाम कब दिया? फेडरल, संघीय 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत आजाद हुआ। और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, या बोले कि नए संविधान में, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब इसका नाम क्या रखा गया? तो तब उसका नाम रखा गया यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक
सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। एफपीएससी का नाम क्या हो गया? यूपीएससी। तो देखो ली आयोग के अनुशंसा पर क्या बना है? सीपीएससी। 1935 में क्या बना है? एफपीएससी। और 26 जनवरी 1950 को क्या बन गया ये? यूपीएससी। यूपीएससी। अब कैसा निकाय है? ऊपर तो लिख लिया हमने, केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण तो है, लेकिन कैसा निकाय है ये? संवैधानिक। संवैधानिक निकाय है। भाग 14 नहीं, भाग 14 आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 से 323 तक प्रावधान है। 315 से 323 तक प्रावधान है। अब फेडरल सर्विस कमीशन, और इसमें थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं। फेडरल में क्या होता है? जैसे अमेरिकन शब्द है ये, फेडरल, अमेरिका में फेडरल है, उसमें क्या है, जैसे 50 राज्यों का संघ है अमेरिका में, प्रत्येक राज्य का अपना अपना अलग अलग संविधान है, उनको कुछ ज्यादा स्वतंत्रता दी हुई है। और संघ में क्या होता है? सशक्त केंद्र। राज्य तो है लेकिन केंद्र कैसा है उसमें? सशक्त, तो उसे क्या बोला जाता है? संघ। और राज्य ज्यादा स्वतंत्र हो तो फिर उसे क्या बोलता है? संघीय, फिर उसे क्या बोला जाता है? फेडरल। ठीक। आर्टिकल 315 बड़ा सरल सा है एकदम, पढ़ भी लिया होगा इसमें। आर्टिकल 315 संघ तथा राज्यों के लिए संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। फिर 316, अब इसी को यदि हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझो, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं। 315 में क्या बोला? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर राष्ट्रपति से निवेदन करें तो उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जा सकता है। तीनों के तीनों प्रावधान कायम में दिए हुए आर्टिकल 315। अब संरचना क्या है? 315 में संरचना भी दी हुई है। संरचना आर्टिकल 315 कौन कौन होता है इसमें? कितने सदस्य होते हैं, क्या है, ये सब संरचना में आएगा। हाँ बोलिए प्रिय। एक अध्यक्ष और सदस्य। संरचना, संरचना पढ़ रहे हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की बात करें हम, तो इसमें एक अध्यक्ष और सदस्य 9 से 11। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। वर्तमान में एक अध्यक्ष है और 10 सदस्य दिए हुए हैं। क्या अनुभव होता है इनके लिए? क्या योग्यता होना चाहिए? भारतीय प्रशासनिक सेवा का, देखो यदि हम आर्टिकल देखें इसमें 315 में ही है सब कुछ। योग्यता के विषय में उतना स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है, योग्यता के विषय में उतना कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन कम से कम आधे सदस्यों का है, कम से कम आधे सदस्यों के पास में भारतीय प्रशासनिक सेवा का
10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। क्लियर है? तो योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आधे से अधिक सदस्य केंद्र या राज्य प्रशासनिक सेवा में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो। संरचना, योग्यता, फिर है सेवा शर्तें। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? सेवा शर्तें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सेवा शर्तें राष्ट्रपति। त्यागपत्र व पद निष्कासन इसी में आएगा। किसको देंगे त्यागपत्र, पद निष्कासन? सेवा शर्तों में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे हम। सेवा शर्तें, सेवा शर्तों को और डिटेल में पढ़े तो वेतन, भत्ते, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। कौन तय करता है सेवा शर्तें? अर्जुन, राष्ट्रपति। ठीक है। कितना वेतन मिलता है इनको? अध्यक्ष को वर्तमान में जो है 2.5 लाख रुपए और सदस्य को 2.25 लाख रुपए। और लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संचित निधि से, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ये सारी बातें कॉमन सी है, सबके लिए यही लागू होता है। क्लियर हो गया एकदम? अब आर्टिकल 316 नियुक्ति, नियुक्ति व कार्यकाल। आर्टिकल 316 नियुक्ति व कार्यकाल। सबको पता है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है इनका? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। लेकिन अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 317। क्या होगा 317 में? पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 317 सदस्यों की बर्खास्तगी जिसे बोल सकते हैं, तो वही होगी जो आर्टिकल 324 नहीं 124(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की होती है। तो वही है, यदि दिवालिया घोषित कर दिया जाए, दिवालिया घोषित कर दिया जाए, दिवालिया घोषित कर दिया जाए, अन्य लाभ का पद ग्रहण कर ले। इसमें ये नहीं लिखा कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले, ये लिखा है क्या? देखो शब्दों का बड़ा महत्व है। अन्य लाभ का पद ग्रहण कर ले, मतलब ये पद क्या है?
लाभ का पद है। जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का पद कैसा है? लाभ का पद है। तो ये पद के अलावा भी दूसरी जगह कोई लाभ का पद ग्रहण कर लेता है तो फिर इससे उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो अन्य किसी स्थान पर लाभ का पद धारण कर लिया हो, मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो, कदाचार के माध्यम से उसे दोषी साबित कर दिया हो, कौन बर्खास्त करेगा उसे? राष्ट्रपति। संसद की सहमति से राष्ट्रपति। संसद की सहमति से राष्ट्रपति, क्योंकि संसद को प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, है ना? उसके बाद में राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया? 317 सदस्यों की बर्खास्त की, आर्टिकल 317। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 317 नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति अर्थात इसमें क्या आएगी? सेवा शक्ति। सेवा शक्ति आर्टिकल 318 नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 319, आर्टिकल 319 ये जो आयोग है कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना? तो सदस्य तब तक बने रहेंगे या अध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक उसकी जगह दूसरा कोई स्थान ग्रहण न कर ले। इसमें स्पष्ट लिखा है आयोग के सदस्यों द्वारा, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति पर भी पद पर बने रहने पर रोक। पद पर बने रहने पर रोक। समझने की कोशिश करेंगे इसे। 319 कार्यकाल स्पष्ट दिया हुआ है। क्या है कार्यकाल? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, चाहे 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर उम्र उनकी 65 वर्ष हो जाए, तो ये रिटायरमेंट हो जाते हैं अपने आप ही। जैसे सेवानिवृत्त होती है ना, उस तरीके से उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। और सेवानिवृत्त होने के बाद में ये पद पर नहीं रह सकते, फिर से उसी पद पर बने नहीं रह सकते हैं। तो स्पष्ट है एकदम। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति पर भी पद पर बने रहने पर रोक। आर्टिकल 320 ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 320 क्या है? आर्टिकल 320 में कार्य। अब यही प्रश्न है, कौन कौन से कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करते हैं। यदि मैं यही पूछूं कि कौन कौन सी परीक्षाएं ये आयोजित करते हैं, तो क्या बताएंगे? विजय आप बताएं, कौन कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है यूपीएससी के द्वारा? 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इनके द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं ली जाती है यूपीएससी के द्वारा? केंद्रीय भर्ती से संबंधित परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा लिखेंगे फटफट फटफट। जो परीक्षाओं का आयोजन करना, पहला कार्य तो इनका परीक्षाओं का आयोजन करना। अब कौन कौन सी परीक्षा लेती है तो उसमें बीच में लिखते चलेंगे कॉमा लगा लगा के। सिविल सेवा परीक्षा मतलब
IAS वाला एग्जाम, ठीक है। फिर है भारतीय वन सेवा परीक्षा, IAF वाला एग्जाम। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा। संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा। अगला भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, सांख्यिकी सेवा परीक्षा। भूवैज्ञानिक परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा। नौ सेवा अकादमी परीक्षा, लास्ट में लिखेंगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, पुलिस बल परीक्षा। क्लियर है एकदम? यहाँ तक ये काम कौन करता है? पहला काम परीक्षाएं लेना, परीक्षाएं आयोजित करना। तो सबसे पहला है IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा। किस विभाग के अधीन आती है ये परीक्षा? गुड, बहुत ही शानदार। ये क्वेश्चन पूछा गया PSC में, गलत हो गया कई लोग है ना, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये। तो ये केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन आती है, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन आती है। फिर हमने लिखा होगा भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा, लिखा कि नहीं लिखा इसमें परीक्षाओं में? नहीं लिखा तो लिख लो, सबसे लास्ट में लिख लो भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा IPS। ये किस मंत्रालय के अधीन आती है योगेश? ये भी आप ही बता दो। गृह मंत्रालय के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। फिर है IFS, IFS, IFS। ये वन मंत्रालय के अधीन आती है। 1966 में इसकी शुरुआत हुई, 1966 में। पहला कार्य समझ में आ गया, क्या है? परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा कार्य लिखेंगे राज्यपाल के अनुरोध पर, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत क्या लिखा है? राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत राज्यों को सलाह देना, राज्यों को सलाह देना। दो या दो से अधिक, अगला दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध करने पर संयुक्त भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना। अगला सलाह देना, अगला काम है सलाह देना, सलाह देना। अब सलाह देना में डैश लगा के 2 पॉइंट अलग अलग लिखेंगे हम। सलाह देने में लिखेंगे सिविल सेवाओं एवं सिविल पदों के लिए परीक्षा पद्धति से संबंधित सभी विषयों पर, परीक्षा पद्धति या भर्ती पद्धति भी बोल सकते हैं,
कि कैसे भर्ती करना है, इंटरव्यू लेना है, नहीं लेना है, कम लेना है, ज़्यादा लेना है, मीडियम क्या रखना है, ये सारी भर्ती पद्धति परीक्षाएं हैं, उसके संबंध में सलाह दे सकता है। क्लियर हो गया पहला। और दूसरा, भर्ती करने के बाद जैसे पदोन्नति, आरक्षण, इसके लिए तो आरक्षण का नहीं दे सकते, तबादला और पदोन्नति, ठीक, लिखेंगे। एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए सलाह देना, सलाह देना, पदोन्नति में सलाह देना, अगला लिखेंगे इसी में सलाह देने में ही कार्य चल रहे हैं, ठीक। अगला लिखेंगे भारत सरकार के अधीन कार्यरत किसी लोक सेवक की क्षति को लेकर पेंशन या पेंशन के दावे पर सलाह देना, सलाह देना। क्लियर है एकदम। पेंशन की मांग कब करते हैं? जब पद पर रहते हुए उसका अंग भंग हो जाए या डेथ कर जाए, तो फिर वो पेंशन की मांग कर सकते हैं, ठीक। लास्ट पॉइंट लिखेंगे सेवा के विस्तार व सेवा के विस्तार व कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाही की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामलों में सलाह देना, सलाह देना। आर्टिकल 321, 2-3 पॉइंट जल्दी जल्दी लिख लेंगे। आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति, विस्तार करने की शक्ति। अगला 322 लोक सेवा आयोग का खर्च, लोक सेवा आयोग का खर्च। आर्टिकल 323 प्रतिवेदन, आर्टिकल 323 प्रतिवेदन, अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है इसमें, जो हमने सोचा था कि एक वीडियो में कंप्लीट होगा लेकिन नहीं कर पाए, थोड़ा सा वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है। तो बाकी जो इससे संबंधित प्रावधान है कि कौन सी सीमाएं हैं, क्या है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय अध्यक्ष कौन थे, इनके साक्षात्कार से संबंधित विभिन्न एजेंसियां कौन सी है, शुरू से लेकर अंत तक इसके अध्यक्ष कौन कौन बने रहे, वो डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।